हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये। और जिनको टेस्ट सीरीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इशू ये आ रहा है कि उनका सबमिट नहीं हो रहा है, ऑटो सबमिट नहीं हो रहा है, तो देखो आपको करना क्या है कि आप ये चेक करो सेशन कहीं लॉग आउट तो नहीं है, और उसके बाद दोबारा से लॉग इन करो और वो अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा जब आप सबमिट करोगे तो। ठीक है। इसके एंड दोस्तों, एक बात ये है कि जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि टाइम कम है, तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, करीबन 25 इसके लेक्चर हो गए ना, तो जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है उसकी कंप्लीट जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाके आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि आपको कम टाइम में लिखना की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो आप सीधे सीधे आप उसको देखते हुए वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है ना। तो कंप्लीट जो वीडियो की पीडीएफ है, जितने भी मैंने अब तक डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया है, उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। के बाद में देखो, अब तक हमने पढ़ा असमटूट फाइंड करने के खूब सारे तरीके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑब्लिक, तीनों चारों तरीके के हमने देख लिए। अब आज ये डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक का लास्ट लेक्चर है आज, और असमटूट का लास्ट है ये। ठीक है ना। इसके बाद वो डिफरेंशियल कैलकुलस आरपीएस एसीएफ के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर। देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे एन इम्प्लिसिट फंक्शन डिफाइंड एल्जेब्रिक कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द इम्प्लिसिट कर्व। ठीक है ना। तो असमटूट फाइंड करना बता रहा हूँ किसके, जो इम्प्लिसिट कर्व होते हैं। तो लिखो एन इम्प्लिसिटी डिफाइंड एल्जेब्रिक कर्व, an implicitly defined algebraic curve is defined by equation, मतलब क्या कि f ऑफ x, y इक्वल टू 0, मतलब जिसमें ऐसा फंक्शन जिसमें x और y का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, वही क्या होता है, इम्प्लिसिटी कर्व बोले जाते हैं वो। ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि जब भी अगर इस तरीके का कुछ आता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना इम्प्लिसिट कर्व के असमटूट का, वो ऑब्लिक की तरह होगा, ऑब्लिक असमटूट की तरह होगा। फ़र्क क्या है ऑब्लिक असमटूट का, यहाँ पे सिर्फ मतलब इतना है कि एक इक्वेशन होगी, लाइन की इक्वेशन होगी बस ना। और ऑब्लिक असमटूट ऐसा नहीं कि उसी फॉर्मूले से करना है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया ना, उस फॉर्मूले से करना नहीं है। बस यहाँ पे उसका मतलब ये है कि एक लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस सी की तरह। क्लियर है ये बात। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इम्प्लिसिट कर्व होते क्या हैं, जिसमें एक्स वाई का कॉम्बिनेशन हो, और इनको किस तरीके से असमटूट इनके फाइंड किए जाते हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, जिससे क्या है कि एक ही बार में क्वेश्चन के थ्रू आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, आपको करना क्या है कि अगर कभी भी इम्प्लिसिट कर्व का निकालना हो, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइन एक इक्वेशन की तरह इसको कर्व की तरह लिख लो, मतलब इक्वल के 0 कर दो, बाकी की सारी चीज़ों को इधर लिख लो। लाइक जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस के 3aXy इज इक्वल टू 0। क्लियर। दूसरे स्टेप में आपको करना है क्या है कि y इक्वल टू mx प्लस सी को इसमें सब्सटीट्यूट करना है, और वही क्या है y, देखो y इक्वल टू mx प्लस सी ही क्या है, आपका असमटूट है। ये क्या है, असमटूट है। पहले भी असमटूट था, तो जब ऑब्लिक असमटूट फाइंड करते थे तो उसमें क्या करते थे, सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी थी, c की वैल्यू फाइंड करनी थी ऑब्लिक असमटूट में। ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम m और c का फॉर्मूला लगा लेते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपने आप कि इम्प्लिसिट कर्व है, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है। तो आपको करना है कि अगेन ये असमटूट तो होगा, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है, एम की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी असमटूट है, और इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, इन कर्व इक्वेशन। इसको कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि वाई की जगह क्या लिखना है, एम एक्स प्लस सी। देखो एक्स क्यू एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस के 3ax, और y क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा जो फंक्शन है कर्व का किस में बन गया, x के टर्म में बन गया। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक। अब देखो, तो एक्स क्यूब ओपन कर लो इसको, तो एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3ab² यानी एम एक्स सी का स्क्वायर माइनस 3ax² m और माइनस 3ax(c)=0 ये आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। x³ प्लस m³ के x³ प्लस 3m² x² c और प्लस 3m और x(c)² प्लस सॉरी एक चीज़ और रखी ना इसमें यार। अच्छा ठीक है मैंने CQ पहले ले लिया था, सही है ना। यहाँ तक CQ मैंने पहले ले लिया था। इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई किया है, देखो माइनस के 3ax² m और माइनस के 3ax(m)=0। अब देखो ये आपको पता है ना ये फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस के 3a² b प्लस 3ab²। इससे ओपन किया है मैंने इसको, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से ओपन किया है, आप खुद करके देखना और ट्राई करना। इसके बाद में क्या करना है देखो, इसके बाद में अब देखो x के जो टर्म है उनको अलग सेपरेट कर लो। देखो x की कॉमन आ रहा है तो x की कहाँ कॉमन किस किस में आ रहा है, देखो इधर क्या है 1 और प्लस इधर क्या है m का क्यूब है, m का क्यूब है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद प्लस x² वाले को अलग लिख लो x²। अब x² के साथ में क्या है 3m² और इधर कितना है माइनस 3am, सही है ना। ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद में ये हो गया और ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये x² का टर्म हो गया। अब x का देख लो, x का कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। क्या मिलेगा देखो 3mc² माइनस 3a और c, सही है, और प्लस लास्ट में CQ। तो एक इक्वेशन बन गई। अब देखो आपको ये पता लग गया होगा मैंने क्या किया है, मैंने x के टर्म में कर्व की इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है सिर्फ x में। x³ मिल गया, x² मिल गया, x मिल गया और क्या मिल गया कांस्टेंट मिल गया =0। इसके बाद का मेथड क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी पावर वाले हैं जैसे कि x³ है इसके कोफिशिएंट को 0 करना है, x² है उसके कोफिशिएंट को 0 करना है, और इनकी हेल्प से क्या करना है, और इनकी हेल्प से आपको k और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब देखो किस किस को 0 करना है, हमको सिर्फ 2 टर्म तक ही 0 करना है जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 0 हो। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ 2 टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टू 0, क्लियर है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ सम टोट्स, और कोई क्या है वो पैरामीटर m है एंड c है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो सिर्फ कितने का कोफिशिएंट को 2 0 करना है 2, यानी x³ वाले को और x² वाले को। अगर x² x होता तो 2 को करना था, मतलब हाईएस्ट जितने ज़्यादा होंगे, चाहे वो 5 का होता तो 5 और 4 को कर देते, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 जो कोफिशिएंट होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या करना है 0 करना है, ठीक है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं इस बात को, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ 2 टर्म्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री किसके टू 0 फॉर फाइंडिंग क्या m एंड c। आपका टारगेट क्या है y = mx + c में m और c को फाइंड करना, दिस इज द मेन टारगेट, वी हैव टू फाइंड m एंड c। इसके बाद में अब देखो x³ का क्या था कोफिशिएंट, x³ के साथ में क्या था 1 + m³, तो 1 + m³ = 0 कर दो। सेकंड क्या था x² का 3m² c माइनस 3am = 0 कर दो। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ से m³ में मतलब क्या मिल गया, m³ = -1,
एम क्यू इक्वल टू -1 मतलब एम क्या हो गया, ऑब्वियसली दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एम इक्वल टू -1 हो गया। क्लियर है पहली चीज़। चलो ठीक है, यहाँ से अब एम की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो क्या मिल जाएगा 3m² यानी 3m² मतलब 1c -3am यानी प्लस आएगा 3 = 0। दिस इम्प्लाइज यानी c = क्या मिल गया, -a मिल गया। बोलो 3c = क्या मिल गया, -a। तो इक्वेशन क्या थी असमटोट की, असमटोट इक्वेशन क्या थी, y = mx + c। तो y = m क्या मिल गया, -x, और c क्या मिल गया, -a। दिस इज़ द असमटोट इक्वेशन, वेरी सिंपल। तो देखो मैंने आपको थ्योरी नहीं समझाई असमटोट की, थ्योरी इन द सेंस कि और इम्प्लिसिट जो कर्व होता है उसकी थ्योरी क्या होती है, मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया। और हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेगा, आपको सिर्फ यही करना है कि y = mx + c को उठा के कर्व में रख दो। जब आपको x और y में कॉम्बिनेशन दिख जाए, उसके बाद हाईएस्ट पावर जो होंगी इसकी 2 टर्म्स को 0 के इक्वल इसलिए कर दो बिकॉज आपको m निकालना है और c निकालना है। ठीक है, इसको करने के बाद में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन ग्राफ में आ गया, उसने पूछा कि असमटोट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द असमटोट, और उसने कर्व दे दिया डायरेक्ट, तो आपको इक्वेशन नहीं देगा, वो कर्व के थ्रू आपको पहचानना है। तो वो उसका भी मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कि कर्व के उसमें फॉर्म में कैसे करते हैं। ये देखो, अब देखो एक ही टर्म है तो मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ ए ये 0 हो गया, ये ए हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ -a हो गया, ये -2a हो गया। ठीक है, यहाँ a हो गया, ये 2a हो गया, और ये -a हो गया, -2a हो गया। अब y = -x - k a की स्लोप वो क्या इक्वेशन मतलब बनानी है, तो आप ग्राफ तो इसका तो ड्रॉ कर सकते हो ना, जिनको डायरेक्ट नहीं आता उनको मैं बता दूँ। इसका dy/dx करो, dy/dx करेंगे तो क्या आएगा, -k1 आएगा। -k1 मतलब ये हो गया कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो लाइन की इक्वेशन इस तरह आएगी या इस तरह की आएगी, इस तरीके की आएगी, क्योंकि जो स्लोप देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं, जो स्लोप देखते हैं वो देखो अगर इस तरह से होती है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये होती है, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर मैं इसको ले लेता इस तरीके से तो स्लोप क्या हो गया, इधर से देखूँ तो नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा, फिर इधर से देखूँगा तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये समझने वाली बातें हैं, ट्रिक होती हैं छोटी मोटी। तो ऑब्वियसली बात होगी कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके से कहीं से जाएगी। अब कहाँ से जाएगी, माइनस ही नीचे है, तो सिंपल है, मैं बना देता हूँ एक बार आपको। और जिनको नहीं आता है इस तरीके से तो वो वैल्यू पुट करके रख लो 3 तक। ठीक है ना, 0 पुट करके रख लो, a पुट कर रख लो, -a पुट कर रख लो, सिंपल। तो देखो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। किसकी है ये इक्वेशन, y = -x - a। आपको बस इस इक्वेशन से मतलब रहेगा जब क्वेश्चन आएगा, तो इस इक्वेशन से ही क्यों मतलब रहेगा, बिकॉज कर्व की इक्वेशन से आप मोस्टली वो सेम होंगी सारे की, क्योंकि असमटोट निकालना ना, इसलिए असमटोट निकालना, तो असमटोट की जो इक्वेशन होगी उसका कर्व आपको फाइंड करना है। अगर ये चीज़ आपकी गलत आ रही है ना, फिर आप कर्व को फाइंड नहीं कर सकोगे, समझ में आएगा। अब दूसरा जो कर्व होगा ना वो 100% आपको सबके लिए सेम मिलेगा, लेकिन ये जो इक्वेशन होगी वो कभी ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, तो ये इक्वेशन को फाइंड करना आपको आना चाहिए। क्लियर है, तो देखो ये ऐसे बनता है इस कर्व का ग्राफ। ये जो ग्राफ बना रहा हूँ वो किसका है, देखो यू ऐसे इक्वेशन बनेगी इस कर्व की। ये कर्व किसका है, x³ + y³ = 3ax का। इससे आप चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, चाहे इसको आए या ना आए, वो एक अलग हेडिक है, क्योंकि ये सबके लिए सेम होगी 4 ऑप्शंस में। इसकी इक्वेशन बदलती रहेगी, समझ में आ रही है बात। ये हो सकता है ऊपर से दे दे, ये हो सकता है इस तरीके से दे दे, किसी भी तरह से दे सकता है। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको लिए क्लियर हुआ होगा, और इम्प्लिसिट कर्व के कैसे असमटोट फाइंड किए जाते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों, और भाई मेहनत करते रहना अच्छे से। देखो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि फिजिक्स के लिए पूछ लेते हैं मेरे से या किसी, देखो यार मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ सही है। तो ये मेरा गाइडेंस है बस एक, कि कुछ ना से कुछ तो बेटर है। अगर 100 में से भी मैंने अगर 70 बता दिया तो मेरे ख्याल से मैंने काम पूरा कर दिया, समझ में आ रही बात। क्योंकि इसके पेपर का किसी को कुछ नहीं पता, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ बिल्कुल। क्यों नहीं पता, बिकॉज क्योंकि अब तक पेपर हुआ ही नहीं है, एक ही बार पेपर हुआ है, और बहुत साल पहले हो गए उसको, 2011 के समथिंग हुआ था वो पेपर, 2011 में हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ पेपर, तो कोई आइडिया है ही नहीं, कोई सोर्स है ही नहीं, कोई कंटेंट है ही नहीं, और ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर इस लेवल के अकॉर्डिंग कोई होता नहीं है। IFS का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है,
तो क्वेश्चन आप कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, एमसीक्यू करो, चाहे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होंगे, चाहे एसएससी सीजीएल के करो, या फिर वो आईआईटी के क्वेश्चन हो गए, या 12th के हो गए, 11th के हो गए, कहीं से भी करो। लेकिन बात ये है आप क्वेश्चन करो। फिजिक्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन उस सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी में कंप्लीट करो। उसके बाद बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिनमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो उसके लिए एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अपने मतलब यह है कि तैयारी को एक बार कदम बढ़ाओ आगे। जब कदम बढ़ाओगे ना तभी जाके आगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया। अगर आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, है ना। तो अपनी तैयारी को बूस्टअप करो, चाहे वो कोई से भी उन्होंने सब्जेक्ट लिए हों, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हों आपने, आप बस एक बार तैयारी स्टार्ट करो। सबसे पहली बात, चाहे पेपर कभी भी हो, चाहे वो अभी हो, चाहे वो बाद में हो, लेकिन अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और कोर्स मटेरियल कंटेंट इसमें है ना, किसी पे बिलीव, मैं कह रहा हूँ बिलीव मेरा मतलब ये होगा कि आपको बहुत चारों तरफ से करना पड़ेगा, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी में बूस्टअप लाओ और तैयारी करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। असमटूट पैरामीटर जो होते हैं ना, पैरामेट्रिकल जो फॉर्म होती है उसके कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसके बाद में इस डिफरेंशियल कैलकुलस को एंड करते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द असमटोट्स ऑफ द कर्व डिफाइंड बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फॉर्म अच्छी हुई थी तो उसका मैंने क्वेश्चन ले लिया है। एक्स इजकल टू 5t इजकल टू 1/t-2, y इजकल टू 5t इजकल टू t/t-1। दिस इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ द 5t in the form of the t, and we have to find the asymptotes of these equations. देखो first of all the main thing is that you have to find asymptotes but in the form of the t, in which t approaches to the anything। तो यार देखो इस ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना पैरामेट्रिक, तो कुछ नहीं है, जैसे आपने पहले किया था ना सब कुछ वैसे ही है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लास्ट में लिया। अब देखो किस तरीके से आप, एक तो टी बराबर जो डिनोमीटर होता है ना, हम ये देखते हैं हर चीज़ को कि वो कहाँ पर अनडिफाइंड है, ठीक है, मोस्टली केसेस में। तो देखो ये कहाँ पर है, इसको कहाँ चेक करूँगा, टी इक्वल टू 2 पर करूँगा, इसको कहाँ चेक करूँगा, टी इक्वल टू 1 पे चेक करूँगा, बस। तो क्या करना है, चेक पॉइंट टी इक्वल टू 2, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 पर दोनों वैल्यू चेक करनी है मेरे को, ठीक है ना, दोनों वैल्यू चेक करनी है, मतलब लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो लिमिट t टेंस टू 2 अप्रोचेस टू द 2, और किसकी वैल्यू निकाल लो, 5t की वैल्यू निकाल लो, जो क्या है x है पहले तो लिमिट t टेंस टू 2 पर क्या हो जाएगा, 1/t-2, t इक्वल टू 2 रख दो, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ये, बोलो। सिमिलरली y को चेक कर लो, तो लिमिट t टेंस टू 2 पर 5t, ये क्या हो जाएगा, देखो ये है ना, दो अलग अलग फंक्शन ले लो, ये 5t ले लिया ना, इसको आप साइन ले लो, साइन टी ले लो, इसको अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो एक ही चीज़ लग रही है ना, ये साइन टी हो गया। तो देखो ये साइन टी, तो लिमिट t टेंस टू 2 पर ये क्या हो जाएगा, t/t-1। तो पुट करो वैल्यू, क्या आ जाएगी, देखो t इक्वल टू 2/2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, t when the t approaches x coordinates tends to the infinity, x coordinates tends to the infinity, and y coordinate approaches to the finite value which is y is equal to 2. This is possible when t approaches to the 2. क्लियर, लिख देता हूँ मैं इस बात को, चलो यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। इसका देखो मतलब समझो इसका क्या है, जो x, ये जो x वैल्यू आई थी x when t approaches to 2, तो क्या होता है, x जो होता है ना, x क्या होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही तो हो रहा है। और y क्या हो रहा है, y टेंड्स टू फाइनाइट वैल्यू, वो क्या है, y इक्वल टू 2 है। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको फाइनाइट वैल्यू से मतलब होता है, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू तो आपकी असम्प्टोट होती है, हैंस जो कर्व है, हैंस कर्व हैज कौन सा, y इक्वल टू 2 ही तो आएगा, हैंस कर्व हैज हॉरिजॉन्टल असम्प्टोट, वो क्या है, y इक्वल टू 2, पहला आंसर तो होगा। अब आप हो गई ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, देखो y इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, जो लाइन होगी, लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2 है, मतलब किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी,
इस तरीके से हो गई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल में वाई इक्वल टू 2 तो क्या है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। ये लाइन ड्रॉ करनी आती है ना, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब एक्स के पैरेलल में, और एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब वाई के पैरेलल में लाइन है। याद रखना इन चीज़ों को, डायरेक्ट वाली चीज़ होती है, बना के तो तुम कर लोगे, और वैसे भी एक्सिस से मतलब है। चलो ये हो गया। अब कहाँ पॉइंट चेक करूँ, चेक करना है अब, चेक पॉइंट टी इक्वल टू कितना, देखो टी इक्वल टू 1, सिंपल, सो सिंपल। तो टी इक्वल टू 1 पर चेक कर लो, तो देखो लिमिट टी टेंस टू 1 पर फाइव टी की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट टी टेंस टू 1 पर 1 अपॉन टी माइनस 1 मतलब -1। सिमिलरली लिमिट टी टेंस टू 1 पर साइन टी की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट टी टेंस टू 1 पर टी अपॉन टी माइनस 1, 1 माइनस 1 0 और टी 1 यानी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सेम लाइन है, दोबारा नहीं लिख रहा। मतलब ये जो वैल्यू थी, इस ये वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू, तो फाइव टी किसकी वैल्यू है, एक्स की, और साइन टी किसकी वैल्यू है, वाई की। तो ये जो वैल्यू है मतलब एक्स इक्वल टू माइनस के 1, ये क्या है, वर्टिकल असिम्प्टोट है, वर्टिकल। एक्स इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब वर्टिकल असिम्प्टोट। दोनों आपके आंसर हो गए। तो इस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म को आपको समझ में आया होगा। देखो असिम्प्टोट में मैंने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बताया था, फिर मैंने वर्टिकल का कंसेप्ट बताया था, फिर मैंने आपको ऑब्लिक का कंसेप्ट बताया था पहचानने वाला, फिर मैंने आपको फार्मूला वाला मेथड बताया था ऑब्लिक का, इसके बाद मैंने आपको इम्प्लीसिट बता दिया, इसके बाद में मैंने पैरामीट्रिक बता दिया। असिम्प्टोट में इससे ज़्यादा किसी कॉस्ट पे पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है बात। और जितना मैंने कराया उसके हिसाब से मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, और जितने क्वेश्चन कराया ना वो भी कर लोगे, वो भी एनफ है, क्योंकि क्वेश्चन तो अब किसी भी तरीके से आ जाए, यही मेथड है घूम फिर के। फिर भी चाहो तो अपने हिसाब से कहीं मिल जाए क्वेश्चंस तो कर लेना। तो जितना मेरे से हो सका था डिफरेंशियल कैलकुलस को मैंने उस हिसाब में और बहुत तरीके से, मेरे ख्याल से मैंने बहुत तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि वो सब चीज़ें आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर आपके लिए थोड़े बहुत भी बेनिफिशियल अगर रहे हों, जो लोग इन वीडियो को देख रहे हो, वो यार लाइक ज़रूर कर देना। लाइक से मेरे को पता लग जाता है कि हाँ आप लोग लाइक कर रहे हो। लाइक में कुछ जाता भी नहीं है कि नहीं, ना मेरे को कुछ मिल रहा, ऐसा माइंड में मत रखना। लेकिन ये है कि लाइक करने से बस मेरे थोड़े मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ भाई आप लोग लाइक कर रहे हो। ठीक है, और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में वो पढ़ाऊँगा जो कि ACF के सिलेबस में मार्क्स को अगर देखूँ तो मार्क्स की दृष्टि से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसी को पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तो जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं पढ़ाऊँगा, जो ज़्यादा क्वेश्चन जिनके आते हो उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, कोई डाउट हो कमेंट में करके मेरे से पूछ लेना। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।